तो चलिए एस्पिरेंट्स डिकोड करते हैं ज्योग्राफी का एक फंडामेंटल चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लेकिन एक सवाल, रात में आसमान में जो कुछ भी चमकता है क्या वो सब स्टार्स हैं? बेसिक से शुरू करते हैं। सन, मून, सारी चमकती चीजें, ये सब हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो फर्क क्या है? स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है, प्लैनेट्स तो बस उनकी रोशनी से चमकते हैं। यह है हमारा आज का रोड मैप। बेसिक से लेकर यूपीएससी लेवल तक सब कुछ कवर करेंगे। और याद रखिए, ये चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज्योग्राफी का फाउंडेशन है, बहुत जरूरी। तो हमारा सोलर सिस्टम एक फैमिली जैसा है जिसका हेड है आग का एक विशाल गोला, द सन। यही है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और अर्थ से इसकी 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी बिल्कुल परफेक्ट है। प्लैनेट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, एक फिक्स्ड पाथ यानी ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाते हैं। ऑर्डर याद रखने की सिंपल ट्रिक, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, एग्जाम के लिए क्रूशियल है। इन्हें हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, पास वाले रॉकी इनर प्लैनेट्स और दूर के आउटर प्लैनेट्स जो गैस से बने हैं। और अब आते हैं हमारे घर अर्थ पर, साइज में 5th और सन से 3rd, एक यूनिक ब्लू प्लैनेट। एग्जाम का कीवर्ड, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर फ्लैट है। इस शेप को जियोइड कहते हैं। और ये देखिए हमारा इकलौता नेचुरल सैटेलाइट मून, अर्थ से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मून को अर्थ का चक्कर लगाने और अपनी एक्सिस पर घूमने में सेम टाइम लगता है, 27 डेज। तो सैटेलाइट क्या है? कोई भी बॉडी जो प्लैनेट के चक्कर लगाए। ये नेचुरल भी हो सकती है और ह्यूमन मेड भी। प्लैनेट्स के अलावा मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों छोटे छोटे पत्थर हैं, जिसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स में कंफ्यूज मत होना। एस्टेरॉइड्स बड़े हैं और बेल्ट में हैं, मीटियोरॉइड्स छोटे टुकड़े हैं। अब थोड़ा और दूर से देखते हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे या आकाशगंगा गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स स्टार पैटर्न्स यानी कॉन्स्टेलेशंस को यूज करते थे, जैसे सप्तऋषि से पोल स्टार ढूंढला। पहले माना जाता था कि अर्थ सेंटर में है, जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर कॉपरनिकस ने कहा सन सेंटर में है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। यह कॉमन मिस्टेक है। स्पेस में रॉक है मीटियोरॉइड, एटमॉस्फेयर में मीटियोर, जमीन पर मीटियोराइट। सिंपल। ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्नड, इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है? ओके, टाइम फॉर अ रैपिड रिवीजन। ये की टेकअवेज बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अर्थ को हम और किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टार है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? एंड द फाइनल क्वेश्चन, एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है? तो ये थे बेसिक्स, लेकिन हमारा यूनिवर्स अनंत मिस्ट्री से भरा है। सोचिए, अगली बड़ी कॉस्मिक डिस्कवरी क्या हो सकती है? नमस्कार एस्पिरेंट्स, चलिए आज डिकोड करते हैं अर्थ के एड्रेस सिस्टम को, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसका जवाब छिपा है एक काल्पनिक जाल में, एक ग्रिड जो पूरी धरती को कवर करती है। किसी भी जगह की नॉर्थ या साउथ पोजीशन जानने के लिए हम यूज करते हैं लैटिट्यूड। ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। इनका शुरुआती पॉइंट यानी 0 डिग्री रेफरेंस लाइन है हमारा इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इक्वेटर के अलावा ये 4 पैरेलल्स एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी वैल्यूज याद रखिएगा। अब ईस्ट वेस्ट पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल लाइंस, जिनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। पैरेलल से अलग ये सारी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं और इनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे लैटिट्यूड के लिए इक्वेटर है, वैसे ही लॉन्जिट्यूड का 0 डिग्री रेफरेंस है प्राइम मेरिडियन। ध्यान दीजिए, पैरेलल्स अनइक्वल होते हैं, मेरिडियंस इक्वल होते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं इनका प्रैक्टिकल यूज। लैटिट्यूड कैसे डिसाइड करता है हमारे हीट जोन्स? ट्रॉपिक्स के बीच का ये एरिया यानी टॉरिड जोन, यहां साल भर डायरेक्ट सनलाइट आती है, मैक्सिमम हीट। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, सन रेज तिरछी हो जाती हैं और क्लाइमेट मॉडरेट हो जाता है। और पोल्स के पास फ्रिजिड जोन्स में रेज इतनी तिरछी होती हैं कि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो लैटिट्यूड से क्लाइमेट समझ लिया, अब लॉन्गिट्यूड से समझेंगे टाइम। याद रहे, लॉन्गिट्यूड इज टाइम। ये कैलकुलेशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अर्थ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। सोचिए, इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अलग अलग लोकल टाइम से कितना कंफ्यूजन हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर देश एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड चुनता है, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इंडिया के लिए ये मैजिकल नंबर है 82.5 डिग्रीज ईस्ट। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसी मेरिडियन से पूरा देश एक टाइम फॉलो करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। ये मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल हैं, क्लाइमेट बताते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल हैं, टाइम बताते हैं।
तो अगर लैटिट्यूड परमानेंट हीट जोन्स बनाता है तो फिर अर्थ का टिल्ट सीजन्स कैसे बनाता है? सोचिए इस बार। कभी सोचा है जब इंडिया में सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिसमस बीच पर क्यों मना रहे होते हैं? इसका राज अर्थ की दूरी में नहीं बल्कि उसके एक कॉस्मिक डांस में छुपा है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक सब कवर करेंगे। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अर्थ के दो फंडामेंटल मोशन से, रोटेशन और रेवोल्यूशन। सोचो, रोटेशन एक लट्टू की तरह है, बस 24 घंटे का स्पिन, और इसी से बनते हैं दिन और रात। और ये स्पिन एक इमेजिनरी लाइन यानी एक्सिस पर होता है जो हमारे दिन की लेंथ डिसाइड करता है। इसी रोटेशन से बनता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन है। लेकिन असली गेम चेंजर पता है क्या है? अर्थ का एक्सिस एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड है। और एग्जाम के लिए ये नंबर नोट कर लीजिए, 23.5 डिग्रीज। इसी टिल्ट से सारा खेल बदलता है। चलिए अब आते हैं दूसरे मोशन पर, रेवोल्यूशन। ये अर्थ का सन के अराउंड साल भर का चक्कर है। ये सफर 365 दिन और 6 घंटे का है। यही एक्स्ट्रा 6 घंटे मिलकर हर 4 साल में लीप ईयर बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अर्थ का टिल्ट प्लस उसका रेवोल्यूशन। यही है सीजन्स का फॉर्मूला। जैसे 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुक जाता है और ये होता है हमारा सबसे लंबा दिन। और इसके ठीक 6 महीने बाद दिसंबर में हम सन से दूर झुकते हैं। रिजल्ट, सबसे छोटा दिन। साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, इक्विनॉक्स, जब दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, सोचते हैं दूरी से सीजन बदलते हैं। नहीं, असली हीरो तो टिल्ट है। यूपीएससी वाले ध्यान से सुनिए। एक्चुअली हम जनवरी में सन के सबसे पास होते हैं। इसे पेरीहेलियन कहते हैं। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ एक ही जगह। तो चलिए एक क्विक रिवीजन। रोटेशन मतलब दिन रात, रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट मतलब सीजन्स। इतना सिंपल। चलिए अब एक क्विक टेस्ट। क्वेश्चन 1, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? और सही जवाब है बी, 366। क्वेश्चन 2, समर सोल्स्टिस पे सन की डायरेक्ट रेस कहाँ गिरती हैं? बिल्कुल सही जवाब है सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और लास्ट क्वेश्चन, जब अर्थ सन के सबसे पास हो उस पोजीशन को क्या कहते हैं? याद है? सही जवाब है डी, पेरीहेलियन। क्या हो अगर एक स्किल मास्टर करने से आपके यूपीएससी स्कोर में सीधे 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएं? जी हाँ, वो स्किल है मैप रीडिंग। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि एग्जाम्स के लिए एक पावरफुल टूल है। तो आज हम बेसिक्स से शुरू करके कोर कंपोनेंट्स मास्टर करेंगे और फिर एग्जाम के एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हर मैप एक कहानी बताता है। चलिए शुरुआत करते हैं 3 मेन टाइप से, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमैटिक। सबसे पहले फिजिकल मैप्स। ये धरती के नेचुरल फीचर्स जैसे पहाड़ और नदियां दिखाते हैं। फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों और राज्यों की मैन मेड बाउंड्रीज दिखाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरे हैं थीमेटिक मैप्स। ये किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करते हैं, जैसे रेनफॉल या इंडस्ट्रीज। किसी भी मैप को आसानी से पढ़ने के लिए आपको इसके 3 कोर कंपोनेंट समझने होंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। पहला है डिस्टेंस, जिसे हम स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैप और जमीन की दूरी का रेशियो है। याद रखें, लार्ज स्केल मैप छोटे एरिया को ज्यादा डिटेल में दिखाता है, जैसे किसी गांव का प्लान। दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन। लगभग हर मैप पर नॉर्थ डायरेक्शन के लिए एक एन वाला एरो होता है। और तीसरा सिंबल्स, क्योंकि सब कुछ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, इसलिए इंटरनेशनली अग्रीड सिंबल्स यूज होते हैं। अब बेसिक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जाम में आते हैं। यह है मैप प्रोजेक्शन। एक 3D ग्लोब को 2D मैप पर लाने से हमेशा थोड़ा डिस्टॉर्शन तो होता ही है। जैसे मर्केटर प्रोजेक्शन एरिया को डिस्टॉर्ट करता है, जबकि पीटर्स प्रोजेक्शन एरिया को सही रखने के लिए शेप को डिस्टॉर्ट करता है। आजकल की मैपिंग जीआईएस और रिमोट सेंसिंग पर डिपेंड करती है, जिससे सैटेलाइट से डेटा मिलता है। एक कॉमन गलती है स्केल को समझने में। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बस इतना याद रखिए, लार्ज स्केल का मतलब बड़ा एरिया नहीं, बल्कि छोटे एरिया की बड़ी डिटेल है। एग्जाम्स में आपको इस तरह के डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, ये पिछले साल का सवाल। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस, सिंबल्स और मैप टाइप्स पर अच्छे से फोकस करें। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे एकदम तेजी से रिवाइज करते हैं। हमने देखे 3 मैप टाइप्स, 3 कंपोनेंट्स, लार्ज स्केल का मतलब और प्रोजेक्शन से होने वाला डिस्टॉर्शन। अब एक छोटा सा टेस्ट। इंडिया का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाला मैप कौन सा टाइप है? सही जवाब है थीमेटिक मैप, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक थीम यानी रेनफॉल पर फोकस्ड है। बहुत बढ़िया, अगर आपका जवाब सही था। आपका एटलस ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है।
आज आप उसमें ऐसा क्या ढूंढेंगे जो एग्जाम का अगला सवाल बन सकता है? नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज का टॉपिक है अर्थ के मेजर डोमेन्स, आपके एग्जाम्स के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं? ये है लैंड, वाटर और एयर, और जहां ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं वहां बनता है चौथा रेल्म, लाइफ। सबसे पहले है लिथोस्फेयर। ग्रीक वर्ड लिथोस यानी स्टोन से आया है। ये अर्थ का सॉलिड हिस्सा है। इसके 2 मेन डिविजन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स यानी बड़े लैंड मासेस और ओशन बेसिन्स। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स, और सबसे गहरा है मारियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। ये ग्रीक वर्ड हाइडोर यानी वाटर से बना है। इसमें पानी के सभी फॉर्म्स शामिल हैं। पर ध्यान दीजिए 97.5% पानी सलाइन है। ये समुद्रों में मिलता है और हमारे पीने के काम का नहीं। यह सेलीन वाटर ही 5 बड़े ओशंस बनाता है जो आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा तीसरा डोमेन है एटमॉस्फेयर। ये गैसेस का एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जिसे ग्रेविटी ने पकड़ रखा है। ये अलग अलग लेयर्स में बनता है। सारे वेदर फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो 78% नाइट्रोजन है और 21% जरूरी ऑक्सीजन। अब सबसे जरूरी बात, ये तीनों डोमेन्स अलग नहीं हैं। ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इस इंटरैक्शन जोन को, जहां लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। एक छोटे से माइक्रोब से लेकर सबसे बड़ी वेल तक सभी यहीं रहते हैं। इसे ही जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। एग्जाम्स के लिए इस इंटरकनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये टेबल हर डोमेन के मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है। रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स याद रखें। बायोस्फीयर एक इंटरैक्शन का रिजल्ट है, कोई अलग से लेयर नहीं। और आखिरी में एक सवाल सोचिए, ह्यूमन एक्टिविटीज इन डोमेन्स के डेलिकेट बैलेंस को कैसे डिसरप्ट कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, चलिए आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ को मास्टर करते हैं, बिल्कुल जीरो से। पर शुरू करने से पहले सोचिए जरा, ऐसा क्यों है कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 30% जमीन पर रहती है? इसका जवाब हमारी अर्थ के डिजाइन यानी उसके लैंडफॉर्म्स में छुपा है। ये चैप्टर एसएससी और यूपीएससी दोनों एग्जाम्स के लिए क्रूशियल है। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। हम बेसिक्स से शुरू करके एग्जाम लेवल इनसाइट्स तक जाएंगे। देखिए, हमारी अर्थ की सतह या सरफेस कहीं से भी एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर तक फैले मैदान। तो ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? इनके पीछे 2 फोर्सेस काम करते हैं। पहली है इंटरनल यानी एंडोजेनिक फोर्स, और दूसरी है एक्सटर्नल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। एक फोर्स जमीन को ऊपर उठाती है तो दूसरी उसे काट छांट कर नीचे लाती है। इन्हीं 2 फोर्सेस की एक्शन से बनते हैं हमारे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। चलिए शुरू करते हैं माउंटेन्स यानी पर्वत से। माउंटेन्स भी 3 तरह के होते हैं उनके बनने के प्रोसेस के बेसिस पर: फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जैसा नाम से ही क्लियर है, प्लेट्स के फोल्ड होने से बनते हैं जब वो आपस में टकराती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब जमीन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ऊपर या नीचे हो जाता है। ऊपर उठे हिस्से को हॉस्ट कहते हैं। और तीसरे वोल्केनिक माउंटेन्स। ये तो सिंपल है, वोल्केनो से निकले लावा और राख के जमने से बनते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे लैंडफॉर्म पर, प्लेटो या पठार। इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ऊपर से फ्लैट होता है ये। प्लेटोज मिनरल्स का खजाना होते हैं, इसलिए इन्हें स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेटो। और अब तीसरा लैंडफॉर्म, प्लेन्स या मैदान। ये ज्यादातर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। और याद है हमारा शुरू का सवाल, उसका जवाब यही है। प्लेन्स इंसानी बस्ती के लिए सबसे बेस्ट जगह होते हैं। और अब यूपीएससी लेवल इनसाइट। इन तीनों लैंडफॉर्म्स का कनेक्शन देखिए, यही आपको मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। एक कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है माउंटेन्स और प्लेटोज में कंफ्यूजन। इसे क्लियर करते हैं। सिंपल सा फर्क है। माउंटेन की पीक यानी चोटी होती है, प्लेटो ऊपर से फ्लैट यानी चपटा होता है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। लैंडफॉर्म टाइप और उसके एग्जाम्पल को मैच करना होता है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। 2 फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। 3 लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। माउंटेन्स के 3 टाइप्स, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक। प्लेटोज मिनरल्स का स्टोर हाउस है और प्लेन्स पॉपुलेशन के लिए बेस्ट। तो चलिए अब नॉलेज चेक करते हैं। पहला सवाल, हिमालयाज और एल्प्स ये किस तरह के माउंटेन्स हैं? और सही जवाब है ऑप्शन ए, फोल्ड माउंटेन्स। और हाँ, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक माउंटेन में जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे क्या कहते हैं? सोच के बताइए। करेक्ट आंसर है सी, हॉर्स्ट। और जो हिस्सा नीचे जाता है वो है ग्रैबन। दोनों इंपॉर्टेंट है।
तो ये था मेजर लैंडफॉर्म्स का कंप्लीट एनालिसिस। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज्योग्राफी की फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। कीप लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम मास्टर करने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी को, एक ऐसा चैप्टर जो यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स की नींव है। पर शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। तो सवाल ये है, आप अपने देश इंडिया को ज्योग्राफिकली कितना जानते हैं? मतलब क्या आपको पता है इसका साइज क्या है, दुनिया के मैप पर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? जरा सोचिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट्स में हम इन्हीं सभी डिटेल्स को एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए एक की फैक्ट से शुरुआत करते हैं। एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया की 7th सबसे बड़ी कंट्री है। ये एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, पर कहानी सिर्फ इस नंबर पर खत्म नहीं होती, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। चलिए डाइव इन करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले हम देखेंगे कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए ज़रूरी क्यों है, फिर लोकेशन और फिजिकल डिविजन्स जैसे कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, और आखिर में रिवीजन और कुछ एमसीक्यूज के साथ इसे पक्का कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? इसका जवाब सीधा आपके सिलेबस में ही है। अब देखिए, ये सारे टॉपिक्स, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियाज लोकेशन, नेबर्स, ये सब सीधे आपके सिलेबस से लिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं हर एक पॉइंट से। तो इस चैप्टर को मास्टर करना, ये नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स पर। हमारा दूसरा सेक्शन, लोकेशन एंड एक्सटेंट, मतलब वर्ल्ड मैप पर इंडिया का आखिर एड्रेस क्या है। तो सबसे पहली बात, इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ में। अब ये जो नंबर्स हैं इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। और हाँ, एक और चीज़, बिल्कुल बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो इंडिया को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। सोचिए, अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो ये डिस्टेंस है लगभग 3214 किलोमीटर्स, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ तक जाते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर्स। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है वो उसके ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ओके, एक और एग्जाम का फेवरेट टॉपिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम IST कहते हैं। इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में टाइम का काफ़ी डिफरेंस है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, और ये लाइन मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से पास होती है। तो अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां से सबसे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स। चलिए पहाड़ों से लेकर समुंदर तक सब एक्सप्लोर करते हैं। नॉर्थ में हमारे पास हैं द ग्रेट हिमालयाज। ये 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर यानी नॉर्दर्न मोस्ट है द ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। उसके बाद बीच में आता है मिडिल हिमालय या हिमाचल, और सबसे नीचे सदर्न मोस्ट रेंज है शिवालिक। आपको इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर जरूर याद रखना है। हिमालयस के ठीक नीचे आते हैं द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। अब सवाल उठता है कि ये इतने उपजाऊ यानी फर्टाइल क्यों हैं? इसका सिंपल सा रीजन है, ये बने हैं एलुवियल डिपॉजिट से। ये डिपॉजिट्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियां अपने साथ लाती हैं। अब चलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ। इसकी शेप, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रायंगुलर है, और ये इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है। यहाँ पर अरावली जैसी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जो कि ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्मदा और तापी नदियाँ इन्हीं रेंजेस से होकर वेस्ट की तरफ बहती हैं। चलिए अब प्लेटोज के किनारों को कंपेयर करते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जिनको सह्याद्रीज भी कहते हैं, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हैं, उन्हें क्रॉस करना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए और अनइवन हैं। इसी वजह से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े नैरो हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ज्यादा वाइड हैं। और आखिर में आते हैं हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो अरेबियन सी में है, और ये कोरल आइलैंड्स हैं। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो ये थी फिजिकल ज्योग्राफी। चलिए अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, इंडिया और उसके पड़ोसी। इंडिया टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। ये नंबर आपको बिल्कुल अप टू डेट याद होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा कोर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म होता है।
अब टाइम है सारी नॉलेज को लॉक करने का, एक क्विक रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ। तैयार है? लेट्स गो। चलिए रैपिड रिवीजन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और कौन सी लाइन इंडिया को 2 हिस्सों में बांटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। सिंपल। रिवीजन पॉइंट नंबर 2, हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंजेस का नॉर्थ से साउथ ऑर्डर क्या है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। बिल्कुल इसी ऑर्डर में। डन। चलिए अब आपकी बारी। पहला एमसीक्यू, हिमालयाज की सदर्न मोस्ट रेंज इनमें से कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या अरावली? सोच लीजिए आराम से। सही जवाब है, जैसा हमने अभी रिवाइज किया, ऑप्शन सी, शिवालिक। अगला सवाल, ये एक क्लासिक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पाल्क स्ट्रेट किन 2 कंट्रीज के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका या इंडिया और म्यांमार? नाम से कंफ्यूज मत होना, सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडिया एंड श्रीलंका। और जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, अगर हिमालयाज होते ही नहीं तो हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स पर इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ता? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कीप लर्निंग। तो चलिए इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को एग्जाम रेडी स्टाइल में समझते हैं। शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल से जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ये चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक गोल्ड माइन है। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले समझेंगे इंडिया के मेजर सीजन्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंपल शब्दों में क्लाइमेट का मतलब है किसी जगह का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न। इंडिया में ब्रॉडली ये 4 सीजन्स माने जाते हैं। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। इन दोनों मॉनसून्स का की डिफरेंस नोट कीजिए, खासकर हवा की दिशा। सवाल यहीं से बनता है। ओके, क्लाइमेट के बाद अब हम देखेंगे इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो बिना इंसानी मदद के अपने आप उगते हैं। ये टेबल इंडिया के 5 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स को समराइज करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर रिवीजन। तो फॉरेस्ट्स जरूरी क्यों हैं? सिंपल है, ये हमारे सर्वाइवल और वाइल्ड लाइफ के लिए वाइटल हैं। चलिए अब फटाफट से एग्जाम के लिए कुछ की टेकअवेज रिवाइज कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब आपकी बारी है। लेट्स सी आप ये एग्जाम लेवल एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। सोचिए, इन फॉरेस्ट्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है जो इनके नेचर से जुड़ा हो? बिल्कुल सही, इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है, खासकर जब सुंदरबंस की बात आती है। क्या है इसका जवाब? एकदम करेक्ट। सुंदरबंस डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के लिए फेमस है, जो खारे पानी में भी सर्वाइव करते हैं। और जाते जाते एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपके लिए, इस पर सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।